हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक है द सिविल कोड और नेपोलियन कोड। सिविल कोड और नेपोलियन कोड को समझने के लिए हम अपने पहले लेक्चर से इसको लिंक करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहले लेक्चर में हमने कहा था कि फ्रांस में रेवोल्यूशनरियों ने एक नया सिस्टम लागू किया और ये नया सिस्टम था वहां कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस लाने के लिए, यानी सबको ये लगे कि फ्रांस उनका अपना नेशन है। और इसके लिए उन लोगों ने बहुत सारे वर्क किए और इन सारे कामों से क्या हुआ कि फ्रांस में नेशनलिज्म लोगों के अंदर पैदा हुआ। फ्रांस के लोगों ने नेशनलिज्म के इंपॉर्टेंस को समझा और फ्रांस में जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ने लगा। इसको देखते हुए फ्रांस के आसपास की जो भी कंट्रियां थी वहां पर जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था वो काफी प्रभावित हुआ और उसने अपने यहां पर कुछ क्लब बनाने शुरू किए। इन्हीं क्लब की बात मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। और ये जो क्लब बनाने शुरू किए, इन क्लबों में पॉलिटिकल डिबेट्स होते थे, पॉलिटिकल डिस्कस होते थे और ये डिस्कस थर्ड स्टेट के लोग करते थे। तो ये जो क्लब था ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया और ऐसे क्लब जो है कई कंट्रियों में बनने शुरू होंगे, जैसे हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और डच कंट्रियां। यहां पर जब ये जैकोबियन क्लब बनने लगे तो ये कहीं ना कहीं ये फ्रांस से काफी प्रभावित होने लगे। और इसी बीच फ्रांस में एक किंग आया, इसको हम किंग ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसने फ्रांस की सारी ताकत अपने हाथ में ले ली। मगर इस पर्सन ने फ्रांस की सारी ताकत अपने हाथ में तो ली, पर रेवोल्यूशनरियों द्वारा जो चेंजेस किए गए थे उन सारे चेंजेस को इसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या किया, इंक्लूड कर लिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो रेवोल्यूशनरियों की क्वालिटी को इंक्लूड किया तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम था बहुत ही अच्छा बन गया। और इसी को उसने नाम दिया सिविल कोड। सिविल कोड। और ये राजा कौन था? इसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने देश में, अपनी कंट्री में काफी सुधार किए, रिफॉर्म किए। और ये रिफॉर्म किया एक उसने कोड के द्वारा, और इसका नाम था सिविल कोड और नेपोलियन कोड। और ये नेपोलियन कोड जो लागू हुआ ये उसने केवल अपने देश में ही नहीं लागू किया, बल्कि उसने और जितने भी देश आसपास के जीते थे उन पर भी लागू किया। अब यहां पर मैंने कहा कि आसपास की कंट्री को उसने जीता था, तो जरा पता करते हैं कि आसपास की कंट्री को उसने जीता कैसे था। तो फिर वहीं चलते हैं उसी बात पे। जैकोबियन जो क्लब थी वो हर कंट्री में, आसपास की कंट्रियों में बननी शुरू हो गई और इससे वहां के लोग पहले से ही इन्फ्लुएंस थे, पहले से ही प्रभावित थे नेपोलियन बोनापार्ट से। और जब फ्रांस की सेनाएं इन कंट्रियों पर अटैक किया तो यहां पर उन लोगों ने आसानी से क्या किया, कैप्चर कर लिया। वो जैकोबियन क्लब जो फ्रांस में बना था लुई 16 के खिलाफ, वो जैकोबियन क्लब अब धीरे धीरे दूसरे कंट्रियों में भी बनना शुरू हुआ। और वही जैकोबियन क्लब के कारण नेपोलियन जो है क्या किया, अन्य कंट्रियों पर, दूसरी कंट्रियों पर भी क्या करना, कैप्चर करने में सफल रहा। अब यहां पर हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाला है, सिविल कोड और नेपोलियन कोड, यानी नेपोलियन के इस कोड में था क्या, इसको हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि नेपोलियन कोड था क्या। तो नेपोलियन कोड जो है लागू कब हुआ? 1804 में। कब? 1804 में। क्लियर? 1804 में लागू हुआ। इसके कौन कौन से इसमें जो है उसने रूल्स बनाए थे? तो पहला काम क्या किया गया,
जो स्पेशल राइट थे बाय बर्थ, यानी प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ जो था, किसके लिए? क्लेर्जी क्लास के लिए, नोवेल्टी क्लास के लिए, उसको इसने पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब कोई स्पेशल राइट आपके पास नहीं रहेगी कि आप बहुत बड़े हैं और आपको ये सारे स्पेशल राइट मिलेंगे। तो ये चीज खत्म हुआ। दूसरा क्या हुआ? दूसरा, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ किया गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सारे लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। तीसरा, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी का राइट, उसको इसने क्या कर दिया? सिक्योर कर दिया कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी। उसके बाद इसने जो फोर्थ वर्क किया वो क्या था? फ्यूडल सिस्टम। अब फ्यूडल सिस्टम को थोड़ा सा समझते हैं। एक बहुत बड़ी कंट्री, और उस कंट्री के में पूरे कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करना बड़ा मुश्किल, और इसलिए हर स्टेट में, हर छोटे छोटे उसमें बांट दिया गया पूरी कंट्री को, और जितने स्टेट थे वहां पर एक एक जो है क्या बना दिया गया? सामंत बना दिया। यही फ्यूडल है, सामंत बता दिया गया। और ये जो सामंत थे, ये जो है लोगों पर किंग के नाम पर या नेपोलियन बोनापार्ट के नाम पर बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो उसने इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। कहा कि अब सीधे जो है राजा के लोग जो है वहां से रेवेन्यू लेंगे। उसने इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। उसने कि अब जो है सीधे राजा के लोग जो है रेवेन्यू लेंगे, और रेवेन्यू लेने के बाद वहां पर सीधे एक क्या हो? ट्रांसपेरेंट सिस्टम लागू हो जाएगा। तो फ्यूडल सिस्टम खत्म हुआ। इसके अलावा फ्यूडल सिस्टम के बाद अब जो फ्रीड पेजेंट थे, यानी वो किसान जो दूसरे के खेतों में काम करते थे, एक और चीज आई जिसको हम कहते हैं सर्फडम सिस्टम। सर्फडम सिस्टम का मतलब होता है भूदासत्व, और भूदासत्व का मतलब वो किसान जो किसी कारण से लैंडलॉर्ड से डेप्ट लेते हैं, और डेप्ट लेने के बाद उस डेप्ट को वो पूरा नहीं कर पाते, दे नहीं पाते, तो लैंडलॉर्ड कहता था कि तुम अब हमारे जमीन पे क्या करोगे? हमारे जमीन पे स्लेव्स रहोगे और हमारे जमीन पे वर्क करोगे, और इसकी कोई भी तुम पेमेंट नहीं लोगे। और ये सर्फडम सिस्टम था। तो नेपोलियन ने सर्फडम सिस्टम को खत्म ही कर दिया। और जो मेनोरियल ड्यूज थे, मेनोरियल ड्यूज का मतलब होता है जागीरदार जो भी उनके पे ड्यूज किया हुआ था कि इतना तुमको रेवेन्यू देना है, वो नहीं दे पाए, तो इसलिए उन पर जो है डेप्ट बढ़ता चला गया था। तो ये सारे मेनोरियल ड्यूज को भी जो है नेपोलियन ने फार्मर से खत्म कर दी, ताकि फार्मर जो है एकदम बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर क्या करे? एग्रीकल्चर का वर्क करे और फ्रांस डेवलप हो। इस तरह से नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन था उसको काफी जो है सरल बना दिया। यानी अब किसानों को एक नई नई आजादी मिली। इसके अलावा स्मॉल बिजनेसमैन, फार्मर्स, इन सबको एक नई आजादी मिली अपने काम को करने के लिए। ये तो थी विलेज की बात। टाउन में एक था गिल्ड सिस्टम। गिल्ड सिस्टम आप इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो गिल्ड सिस्टम है क्या, एक बार यहां पर थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। गिल्ड सिस्टम शहरों में होते थे जिनको बहुत सारे राइट्स मिलते थे ट्रेड के ट्रेड के संबंध में, और ये लोग किसी भी नए पर्सन को एंट्री को रोकते थे। यानी कोई भी नया पर्सन बिना इनके ऑर्डर के ट्रेड नहीं कर सकता था। गिल्ड सिस्टम के कारण कोई भी नया पर्सन ट्रेड नहीं कर सकता, कोई नया पर्सन जो है मार्केट में एंट्री नहीं कर सकता था या अपना व्यापार नहीं कर सकता था। तो इसलिए शहरों में इसने गिल्ड सिस्टम को ही हटा दिया। अब एक और प्रॉब्लम थी जो सबसे बड़ी थी, और ये था कि मेजरमेंट और वेट के लिए यूनिफॉर्म लॉ लाना। यानी हर जगह पर एक समान कानून हो वेट का और मेजरमेंट का, एक ही मापन हो, एक ही उसका जो है माप किया जाए। और ये बहुत जरूरी था ताकि व्यापार, ट्रेड जो है क्या हो जाए? ट्रांसपेरेंट हो जाए। हर जगह ट्रेड करे तो वैसे ही उसको सुविधा मिली।
और इसलिए उसने जो है मेजरमेंट और वेट में यूनिफॉर्म ला लागू कर दिया। तो इस तरह से उसने व्यवस्थाओं को एकदम से अपने सिविल कोड के द्वारा अच्छी बना दी। इसके अलावा उसने पूरे फ्रांस में एक करेंसी लागू किया और जिससे कहीं भी एक्सचेंज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिविल कोड और नेपोलियन कोड फ्रांस के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ और वो लोगों ने अब क्या हुआ, फ्रांस धीरे धीरे डेवलप करने लगा। और ये सिविल कोड उसने अपने ही देश में नहीं लागू किया, बल्कि इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जो भी कंट्रियां उसके कब्जे में थी वहां पर भी लागू किया। लेकिन उसके एम्बिशंस बहुत थे और इस एम्बिशंस के कारण वो चाहता था कि और सारी कंट्रियों को क्या किया जाए, कैप्चर किया जाए और उस पर यही सब नियम लागू किए जाए। तो ये तो अच्छी ही बात थी बाकी कंट्रियों के लिए। और फ्रांस के लोग मानते भी थे कि हमारा क्या है, हमारा एक धर्म है कि हम पूरे यूरोप के लोगों में नेशनलिज्म पैदा करें। फ्रेडरिक सारियू याद होगा आपको शुरुआत में। तो उन लोगों का एक समझ ही थी कि हम पूरे यूरोप के अंदर क्या करें, एक जो है उनके अंदर एक नेशनलिज्म पैदा करें और उन्हें जो है डेमोक्रेसी का राइट दिलाएं। तो ये फ्रांस नेपोलियन चाहता था कि दूसरी जो कंट्रियां हैं उनको को भी कैप्चर किया जाए। लेकिन वहां पर वो एक गलती कर गया और गलती ये क्या कर गया कि वो अपने फ्रांस के लोगों को जो है नहीं चाहता था कि जो लड़ाई किया जाए उसकी सेना में भर्ती की जाए। वो जबरदस्ती उन कंट्रियों के लोगों को भर्ती करता था जिसको उसने कैप्चर किया था। इसके पीछे उसका एक ही माइंड था कि अगर मैं दूसरी कंट्री जीतता हूं तो हमारे हिस्से में होगी और जो लोग मरेंगे वो हमारे फ्रांस के नहीं मरेंगे बल्कि अदर कंट्रियों के मरेंगे जिनको मैंने कैप्चर किया है। और इससे अदर कंट्री के लोग परेशान हो गए और एक अंदर ही अंदर जो है नेपोलियन के लिए सबके अंदर एक अपोजिशन, एक अपोज की भावना आने लगी। ये अपोज की जो इमोशंस है, जो भावना है, क्या नेपोलियन को गद्दी से उतार देगी, क्या नेपोलियन को हरा देगी, क्या लोग रेवलिन करेंगे या फिर कोई और किंग जो है इन पर अटैक करेगा। आखिर क्या हुआ ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।